Yes. Good morning, students. Today we'll be dealing with the topic of temporary injunctions. We have already completed arrest before judgment. We have already completed attachment before judgment. Now this is another kind of interlocutory order. This is called as temporary injunctions. This provision relating to this has been provided under Order 39, as well as Section 95 of the CPC also deals with certain rules and regulations as well as certain provisions which are related to temporary injunctions. That is also what we are going to see today. Now, if we take into consideration the meaning of the term injunction, before going to the meaning of the term injunction, it is very important for us to understand what is actually the general scenario. इन जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोर्ट को ये पावर होता है कि वो ग्रांट कर सकता है टेम्पररी इंजंक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, ग्रांट कर सकता है टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन कौन के लिए कौन अप्लाई करता है और बेसिकली कौन सी पार्टी को ये ग्रांट किया जाता है, किसके अगेंस्ट में ग्रांट किया जाता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग स्लाइड्स। But before going further in this PPT, it is very important for us to understand what do we mean by the term injunction. ठीक है, अब इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? इंजंक्शन जो है ये एक तरीके का कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट अपने ऑर्डर में पार्टी को या तो कोई चीज करने से रोकती है या फिर पार्टी को कोई चीज करने के लिए कंपेल करती है। ठीक है, ये दोनों भी चीजें इसमें इंक्लूसिव मानी जाएगी। तो इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर जिसमें कोर्ट ईदर पार्टी को फॉरबिड करेगी। फॉरबिड करना मतलब रोकना, पार्टी को रोकेगी। कौन सी पार्टी को? सूट में जो पार्टी है, प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट, उनको कोई चीज करने से रोकेगी या फिर कंपेल करेगी पार्टी को कि तुमको कुछ करना है। इस तरीके से दोनों में से किसी भी नेचर का कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है। ये जो ऑर्डर कोर्ट पास करेगा इसे हम इंजंक्शन बोलते हैं। नाउ इंजंक्शन जो है इसको हम अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले इसे हम बैन भी बोल सकते हैं, इसे हम एम्बार्गो भी बोल सकते हैं, इसे हम प्रोहिबिशन भी बोल सकते हैं या फिर इसे हम रिस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंजंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला कि इट फॉरबिड्स, है ना। तो यहाँ पे बैन, एम्बार्गो, प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन ये वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ पर्पस क्या होता है इंजंक्शन का? इंजंक्शन बीच में ग्रांट करना, यानी प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो प्रोसीडिंग्स के बीच में पार्टी को इंजंक्शन ग्रांट करना, इसका पर्पस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इसके टू फोल्ड पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी until the rights of the property to the suit in respect of such property are finally determined। अब देखिए, सूट जो है वो प्रॉपर्टी के रिलेशन में है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के रिलेशन में इन द सेंस दोनों भी पार्टी जो है वो या तो ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस तरीके का कुछ, यानी प्रॉपर्टी के टाइटल को लेके सपोज मान लीजिए अगर सूट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे वक्त में दोनों भी जो पार्टीज हैं वो क्या चाहेगी कि प्रॉपर्टी तो एक है, दोनों भी पर्सन इसमें अपना क्लेम एक्सरसाइज कर रहे हैं या ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक पार्टी के पास में तो प्रॉपर्टी का पोजीशन है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों में से किसी भी पार्टी के पास में प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं रहेगा। दोनों में से किसी एक पार्टी के पास में पोजीशन रहेगा। जरूरी नहीं है कि जिसके पास में पोजीशन है वही ओनर है ना। लेसी भी हो सकता है, मॉर्गेजी भी हो सकता है, किसी भी अदर फॉर्म में प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है ये सिचुएशन है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ओनर के पास में ही रहता है, वो किसी दूसरे पर्सन के पास में भी रह सकता है। यहाँ पे दूसरा पर्सन इज नथिंग बट अ पार्टी टू द सूट। तो ऐसे वक्त में जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी यानी जिस बात को लेके केस फाइल किया गया है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हमको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है, किस बात से प्रोटेक्ट करना है? हो सकता है जो भी पार्टी पोजीशन में है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, वो उसको डैमेज करे, वो उसको डिस्ट्रॉय करे। या ऐसा कब हो सकता है? जब पर्सन खुद ओनर नहीं है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, राइट। या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी को बेच दे,
तो ऐसा ना हो, ऐसा करने से क्या होगा, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी डैमेज होगी या फिर किसी और के पास चले जाएगी, और ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन प्रॉपर्टी जानी भी नहीं चाहिए। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, जब तक कि पार्टीज का राइट उस प्रॉपर्टी को लेके फाइनली डिटरमाइन नहीं हो जाता। फाइनली कब डिटरमाइन होगा, जब कोर्ट डिक्री पास करेगा, और तभी जाके पार्टी का राइट डिटरमाइन होगा कि कौन सी पार्टी का राइट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, कौन सी पार्टी का राइट नहीं है। तो जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तब तक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखना जरूरी है, प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है ना। तो इस पर्पज से इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। अब मान लीजिए एक पार्टी को फॉरबिड किया कि आपने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, जब तक आप इसके पोजीशन में हैं तब तक आपने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी को बेचना नहीं है, किसी को लीज पे नहीं देना है, किसी के सामने मॉर्गेज नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंजंक्शन ग्रांट करना हो गया। ठीक है। यदि प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पार्टी के पोजीशन में और कोर्ट ने उसको बोला कि देखो आपने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का केयर करना है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आपने किसी और को आने नहीं देना है, मतलब कंपेल किया है उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखने के लिए, जब तक कि कोर्ट फाइनली डिटरमाइन नहीं कर लेता कि प्रॉपर्टी अल्टीमेटली जाएगी किसको। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कोर्ट ने कंपेल किया कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इधर पोजीशन में है या नहीं है, उसको बोला है कि आपने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके से दोनों भी तरीके के नेचर ऑफ इंजंक्शन हमने देख लिए, जिसमें एक तरीके से कोर्ट जो है फोरबिड कर रहा था पर्टिकुलर पार्टी को कोई एक्ट करने से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, और दूसरा हमने देखा कि वो कंपेल कर रहा है एक पर्टिकुलर पार्टी को किसी पर्टिकुलर तरीके का एक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इस तरीके से दोनों नेचर जो है वो हमने देखे यहाँ पे। तो दिस वाज द फर्स्ट पर्पस, टू प्रोटेक्ट द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। दूसरा पर्पस जो है, दैट इज दोनों भी पार्टीज इस सिचुएशन में है अभी उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेके, वो पर्टिकुलर पार्टीज अपना स्टेटस को मेंटेन रखे। यानी एक पर्टिकुलर पार्टी पोजीशन में है और दूसरी पर्टिकुलर पार्टी पोजीशन में नहीं है, तो जो पर्टिकुलर पार्टी पोजीशन में है वही पोजीशन रखे जब तक कि अल्टीमेटली पोजीशन किसके पास जाना चाहिए ये डिसाइड नहीं हो जाता। तब तक दूसरी पार्टी इस पार्टी को पोजीशन से डिस्पोजेस नहीं करेगी। इस तरीके से दोनों भी पार्टी जो है, जब उन्होंने सूट फाइल किया था, जिसमें से किसी भी एक पार्टी ने सूट फाइल किया होगा, है ना, तो एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, अगर पार्टी के पास में प्रॉपर्टी है, दूसरी पार्टी उससे डिस्पोजेस्ड है, तो दूसरी पार्टी ने जब तक सूट में कोई ऑर्डर पास नहीं हो जाता, जब तक सूट में इंजंक्शन ग्रांट नहीं होता, जब तक सूट में कोई फाइनली मैटर डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके किसी तरीके की छेड़खानी नहीं करनी है। तो मेंटेन करना है स्टेटस को एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेके, ताकि चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो अवॉइड किया जा सके। ताकि क्या किया जा सके, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टीज अवॉइड किया जा सके। सो दीज आर बेसिकली टू फोल्ड पर्पसेस ऑफ द इंजंक्शन। नाउ इंजंक्शन कितने प्रकार का होता है, तो अगर हम उनका नेचर और कैरेक्टर देखें बेसिकली, तो वैसे तो इंजंक्शन दो ही प्रकार का होता है, एक होता है परमानेंट इंजंक्शन और एक होता है टेम्पररी इंजंक्शन। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें, देन इन दैट केस इंजंक्शन जो है उसके आधार पर और दो तरीके का हो सकता है, दैट इज प्रोहिबिटरी इंजंक्शन एंड नेक्स्ट इज मैंडेटरी इंजंक्शन। नाउ इन ऑल देखते हैं कि ये चारों तरीके के इंजंक्शन किस प्रकार के होते हैं, या परमानेंट इंजंक्शन मतलब क्या होता है। तो लेट्स सी परमानेंट इंजंक्शन का मतलब होता क्या है। पहला परमानेंट इंजंक्शन का मतलब होता है, ये एक ऐसा इंजंक्शन है, यानी ये कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है जो एवर लास्टिंग रहेगा, यानी हमेशा के लिए रहेगा। इसका नेचर परमानेंट रहता है। ये पार्टी को रिस्ट्रेन करता है पर्टिकुलर तरीके का एक्ट करने से, और साथ ही साथ ये बेसिकली इंजंक्शन ऑन मेरिट्स दिया जा सकता है। ऑन मेरिट्स दिया जा सकता है कहने का मतलब क्या है, ऑन मेरिट्स दिया जा सकता है कहने का मतलब है दोनों भी पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल हियरिंग मिलेगी, दोनों भी पार्टीज को अपनी बातें पूरी रखने का मौका मिलेगा,
डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर वो रिलाय कर रहे हैं वो रखने का मौका मिलेगा। सब पूरा प्रोसेस कंप्लायंस करने के बाद में जब कोर्ट किसी एक पार्टी को रिस्ट्रेन करता है फ्रॉम डूइंग एनी स्पेसिफाइड एक्ट ओवर दैट पर्टिकुलर पार्टी, देन इन दैट केस उसे हम कहते हैं परमानेंट इंजंक्शन। अब ये जो परमानेंट इंजंक्शन है बेसिकली ये सेक्शन 38 से लेके 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में इससे रिलेटेड प्रोविजन दिया गया है। सीपीसी में परमानेंट इंजंक्शन का प्रोसीजर नहीं दिया है। ठीक है, सो दिस इज प्रोवाइडेड अंडर वेयर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 38 से लेके 42। नाउ सीपीसी में फिर किस इंजंक्शन का जिक्र किया गया है, तो सीपीसी में टेम्पररी इंजंक्शन का जिक्र किया गया है। सीपीसी में जो टेम्पररी इंजंक्शन का जिक्र किया गया है उसमें सब बोला है कि टेम्पररी इंजंक्शन हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। टेम्पररी इंजंक्शन टाइम बीइंग के लिए फोर्स में रहता है। ये रिस्ट्रिक्ट करता है पार्टी को टू द सूट कि वो रिफ्रेन करे फ्रॉम डूइंग एनी स्पेसिफाइड एक्ट। ये इफेक्टिव होता है जब तक कि कोर्ट कोई दूसरे ऑर्डर्स नहीं पास कर देता। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, इंजंक्शन ग्रांट होता है, इंजंक्शन वैकेट होता है। कहने का मतलब है इस तरीके का इंजंक्शन सिचुएशन के आधार पर दिया जाता है, सरकमस्टेंस के आधार पर दिया जाता है। अगर सरकमस्टेंस उस वक्त एप्लीकेबल हो रहे हैं या सरकमस्टेंस या सिचुएशन उस वक्त ऐसी है कि इंजंक्शन ग्रांट करना नेसेसरी है तो कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करेगा। लेकिन यदि बाद में सिचुएशन चेंज हो जाती है, सर्कमस्टेंसेस बिटवीन द पार्टीज चेंज हो जाते हैं, देन इन दैट केस वो इंजंक्शन की जरूरत नहीं है तो कोर्ट क्या करता है, उस इंजंक्शन को वैकेट कर देता है। तो इस तरीके का जो इंजंक्शन बेसिकली ग्रांट होता है उसे हम कहते हैं कि ये टेम्पररी इंजंक्शन है। Now, if the temporary injunction is not vacated earlier, it survives only till the disposal of the suit। अगर मान लीजिए किसी सूट में टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट हुआ और ये इंजंक्शन बाद में वैकेट भी नहीं किया गया, then in that case ये इंजंक्शन ऑटोमेटिकली वुड कम टू एन एंड जब क्या होगा, मैटर डिस्पोज ऑफ होगा। Now, next is on the basis of nature, हमने बोला injunction is a prohibitory and mandatory type of injunction. Now, what is prohibitory type of injunction या prohibitory injunction क्या होता है? Prohibitory से हमको समझ में आता है prohibit कर रहा है। अगर कोर्ट ग्रांट करता है इंजंक्शन, रिस्ट्रेन करता है पार्टी को फ्रॉम डूइंग एनी सर्टन एक्ट, इसे हम प्रिवेंटिव या फिर रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन भी बोल सकते हैं। इस नाम से भी ये इंजंक्शन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म प्रिवेंटिव और रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन? ठीक है, सो डोंट वरी, इट इज नथिंग बट अ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। नाउ इट कुड बी टेम्पररी और परमानेंट इन नेचर। जो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होता है ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट नेचर का भी हो सकता है। Now next is mandatory injunction. This is the last kind of injunction which says that a mandatory का मतलब क्या होता है, कंपेल करना, कमांड करना, कंपल्सरी करना, है ना। तो it is an injunction if orders or compel or commands a party to carry out certain act। अगर कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ग्रांट करते वक्त में पार्टी को ऑर्डर देता है या कंपेल करता है या कमांड करता है कि भाई आप ये पर्टिकुलर एक्ट करो, करोगे ही, कंपल्सरली, मैंडेटरली, देन इन दैट केस इस टाइप का आपका जो इंजंक्शन रहेगा would be called as a mandatory injunction। Now let's students have some questions। Who may make an application for grant of injunction? कौन एप्लीकेशन कर सकता है फॉर ग्रांट ऑफ इंजंक्शन? तो इसका आंसर है कोई भी पार्टी टू द सूट ग्रांट कर सकती है, प्रोवाइडेड वो क्या होनी चाहिए, पार्टी टू द सूट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कौन सी पार्टी के अगेंस्ट में इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है? तो व्हाट इज द आंसर, एनी पार्टी टू द सूट। दोनों में से किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कौन सी केसेस में टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है? अभी हमको वो सिचुएशन देखनी है हमारे सूट में कि क्या हमारे सूट में इनमें से कोई एक तरीके की सिचुएशन या एक से ज्यादा तरीके की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसके बेसिस पे कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है, टेम्पररी इंजंक्शन। सो लेट्स सी, where any property in dispute is in danger of being wasted, damaged, alienated by any party to the suit or wrongfully sold in the execution of a decree।
यहाँ पे दोनों भी सिचुएशन दी गई है बेटा। सबसे पहले बोला है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन यदि प्रॉपर्टी को डेंजर है कि कोई उसको वेस्ट कर देगा, डैमेज कर देगा या फिर उसको ट्रांसफर कर देगा, एलिनिएट कर देगा, देन इन दैट केस, और ये तीनों चीजें कौन कर सकता है? अगर ये पार्टी टू द सूट करता है, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो क्या करेगा? टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करेगा। या फिर मान लीजिए सूट हो गया डिसाइड, बट एग्जीक्यूशन की बारी है अभी, तो डिक्री के एग्जीक्यूशन के दौरान भी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वेस्ट किया जा सकता है, डैमेज किया जा सकता है, एलिनिएट किया जा सकता है, यहाँ तक कि रॉन्गफुली सोल्ड भी किया जा सकता है ताकि एग्जीक्यूशन ना हो सके। तो इस तरीके से अगर सिचुएशन है हमारे मैटर में तो कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करेगा। दूसरी बात, वेयर द डिफेंडेंट थ्रेटन्स, अगर डिफेंडेंट जो है वो धमकी देता है, डराता है कि वो डिस्पोजेस कर देगा प्लेंटिफ को, या फिर वो प्लेंटिफ को इंजूरी कॉज कर देगा, ठीक है, वो प्लेंटिफ को क्या करेगा? इंजूरी कॉज कर देगा या प्रॉपर्टी को इंजूरी कॉज कर देगा, तभी भी कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है? ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द प्लेंटिफ टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। या फिर डिफेंडेंट थ्रेटेंड करता है कि वो डिस्पोज ऑफ कर देगा प्रॉपर्टी को, ताकि वो डिस्पोज ऑफ कर देगा प्रॉपर्टी को ताकि क्रेडिटर अपना पैसा ना वापस मांग सके, ठीक है, तब सिचुएशन में भी कोर्ट जो है वो क्या करेगा? टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करेगा। या फिर डिफेंडेंट जो है वो यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है या किसी अनदर टाइप की इंजूरी करने वाला है जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ है उसको नुकसान होगा, इरेपरेबल लॉस हो जाएगा उसको, तो ऐसे वक्त में भी कोर्ट जो है वो टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करेगा ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द प्लेंटिफ। नेक्स्ट इज वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी ऊपर में से कोई सिचुएशन नहीं भी होगी तो भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई इंजंक्शन ग्रांट किया जाना चाहिए, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो क्या करेगा? इंजंक्शन ग्रांट करेगा। नाउ कोर्ट सामने इनमें से कोई सिचुएशन है, या आखिरी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट के सामने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, बट फिर भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंजंक्शन ग्रांट किया जाना चाहिए, तो भी ये बेसिकली थॉट दिमाग में कोर्ट कंप्लायंस करे उसके लिए जरूरी है बेसिकली कि कुछ फैक्टर्स नेसेसरली कोर्ट ध्यान में रखे कि ये बातें मुझे ध्यान में रखनी है बिफोर आई ग्रांट इंजंक्शन टू द पार्टी इन द सूट। सबसे पहले ग्रांटिंग इंजंक्शन ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, यानी इट इज नॉट कंपलसरी ओवर द कोर्ट कि सामने वाली पार्टी ने एप्लीकेशन किया है तो उसको इंजंक्शन ग्रांट करना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज द डिस्क्रिशन, कोर्ट में ग्रांट, कोर्ट में नॉट ग्रांट। बट अगर मान लीजिए कोर्ट ग्रांटिंग ऑफ इंजंक्शन एक्सरसाइज करता भी है तो कोर्ट ने रीजनेबली करना है, जुडिशियसली करना है और साउंड लीगल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही इंजंक्शन ग्रांट करना है। मतलब क्या हो गया कि ये जो फैक्टर्स हैं बेसिकली प्राइमा फेसी केस होना चाहिए, तो जाके हम बोलेंगे रीजनेबल था, जुडिशियसली था, लीगल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे इंजंक्शन ग्रांट किया। अगर नहीं ग्रांट किया इंजंक्शन तो पार्टी को इरेपरेबल लॉस हो जाएगा जिसकी भरपाई जो है वो पैसों के रूप में नहीं की जा सकेगी, तब जाके हम बोलेंगे कि ये कैसा है एक तरीके से, तब जाके हम बोलेंगे कि इट इज नथिंग बट अ रीजनेबली, it is nothing but a based on legal principle and it is necessary, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट करने से दोनों भी पार्टीज में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बना रहेगा। यदि ये तीन इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखी जाती है, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर केस में है, देन इन दैट केस ही क्या होगा? इंजंक्शन ग्रांट होगा। तो प्राइमा फेसी केस होना चाहिए, दोनों में से किसी भी पार्टी को अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं हुआ तो इरेपरेबल लॉस नहीं होना चाहिए और इंजंक्शन ग्रांट करना दोनों भी पार्टीज के लिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ इंजंक्शन। प्रोसीजर क्या है बेसिकली इंजंक्शन ग्रांट करने का? दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 3, 3A, 4 and 5। Now let us see what is actually the procedure for granting of the injunction. कोर्ट जो है वो बिफोर ग्रांटिंग द इंजंक्शन दोनों भी पार्टीज ने, क्योंकि एक पार्टी ने एप्लीकेशन मूव किया इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए तो दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली इंजंक्शन ग्रांट करने का वो डिफीट हो जाएगा अगर दूसरी पार्टी को नोटिस दिया गया, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी भी क्या हो जाएगा? इंजंक्शन ग्रांट कर देगा।
अगर कोर्ट इस टाइप का इंजंक्शन ग्रांट करता है तो उसे हम एक्स पार्टे इंजंक्शन भी बोलते हैं। अब कोर्ट जो है जब भी कभी एक्स पार्टे इंजंक्शन ग्रांट करता है तो कोर्ट हैव टू स्टेट अ रीजन फॉर द सेम, ठीक है। और रीजन देने के साथ साथ जो एप्लीकेंट है उसको डायरेक्ट करेगा कि डिलीवर करे वो एप्लीकेशन की कॉपी जिसमें एफिडेविट सपोर्टिव हो, प्लेंट की कॉपी, और जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एप्लीकेंट रिलाई कर रहा है उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उसने क्या करना है, डिपेंडेंट को देना है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन टू बी डिस्पोज्ड ऑफ within how much period has been provided under rule 3A. It is nothing but a 30 days period. फ्रॉम द डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन से लेके 30 दिन के अंदर इंजंक्शन का एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड किया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज, वेरिएंस और सेटिंग असाइड ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन, इससे रिलेटेड प्रोविजन रूल 4 में दिए गए हैं। कहने का मतलब है एक बार इंजंक्शन ग्रांट हो गया, लेकिन ये जो ग्रांट किया गया इंजंक्शन है क्या इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, क्या इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्या इसको सेट असाइड किया जा सकता है? तो यस, किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे पार्टी यदि डिससेटिस्फाइड है कोर्ट के ऑर्डर से ऑफ इंजंक्शन, तो जो भी पार्टी डिससेटिस्फाइड है यानी जिस भी पार्टी के अगेंस्ट में इंजंक्शन ग्रांट हुआ है, डेफिनेटली वो पार्टी डिससेटिस्फाइड है, उसने कोर्ट में एप्लीकेशन करना है कि भाई वो डिससेटिस्फाइड है, इस जो इंजंक्शन है इसको हटा दिया जाए। दूसरी बात, लेकिन यदि एप्लीकेंट जो है वो हर्ड किया गया था, ये जो एप्लीकेंट जिसने इस तरीके का एप्लीकेशन मूव किया है कि भाई वो डिससेटिस्फाइड है, यदि इसको एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग ऑफ इंजंक्शन जब अपोजिट पार्टी ने एप्लीकेशन किया था और इस पर्टिकुलर पार्टी को नोटिस देके बुलाया गया था, इसको भी सुना गया था, देन इन दैट केस अब कोर्ट इसके एप्लीकेशन के ऊपर क्या नहीं करेगा, जो इंजंक्शन है उसको डिस्चार्ज नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा, सेट असाइड नहीं करेगा। लेकिन यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर, और यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये चेंज सर्कमस्टेंसेस के तहत इंजंक्शन का जो ऑर्डर पास किया था कोर्ट ने पहले, वो अभी ये चेंज सर्कमस्टेंसेस में हार्डशिप कॉज कर रहा है, अनड्यू हार्डशिप कॉज कर रहा है, और इसीलिए फिर कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, वेरिएंस कर सकता है, यानी चेंजेस ला सकता है उसमें, या फिर इवन इंजंक्शन के ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है। यदि एप्लीकेंट ये शो कर दे कोर्ट को कि या सामने वाले पर्सन ने जब टेम्पररी इंजंक्शन का एप्लीकेशन किया था तब उसने फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट किए थे, तभी भी कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, वेरिएंस कर सकता है, या फिर सेट असाइड कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोर्ट जो है वो वैकेट नहीं करेगा एक्स पार्टी इंजंक्शन अगर उसको ऐसा लगता है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि इंजंक्शन बना रहे, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो क्या नहीं करेगा, सेट असाइड नहीं करेगा एक्स पार्टे इंजंक्शन। नेक्स्ट इज इंजंक्शन जो है न सिर्फ इंडिविजुअल के अगेंस्ट में बल्कि इवन कॉर्पोरेशंस के अगेंस्ट में भी इशू किया जा सकता है। तो रूल 5 जो है वो बोलता है कि जब कभी भी इंजंक्शन किसी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में यूज होता है या इशू किया जाता है, देन इन दैट केस वो इंजंक्शन कॉर्पोरेशन के ऊपर बाइंडिंग होता है। कॉर्पोरेशन एक लीगल आइडेंटिटी है, उसका अपना एक स्टेटस है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कॉर्पोरेशन के ऊपर ये बाइंडिंग रहेगा। और जब हम बोलते हैं कि कॉर्पोरेशन के ऊपर बाइंडिंग है, कहने का मतलब है उसके अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं या कॉर्पोरेशन के मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी इक्वली बाइंडिंगनेस रहेगा। नाउ to section 95. What does section 95 says? Compensation for obtaining injunction on insufficient grounds. अगर मान लीजिए इंजंक्शन जो है वो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के ऊपर ऑब्टेन किया गया है, देन इन दैट केस अदर पार्टी जो है उस इंजंक्शन को हटाने, सेट असाइड करवाने के लिए तो एंटाइटलमेंट रखती ही है, साथ ही साथ कॉम्पनसेशन क्लेम करने का भी अधिकारी रहती है। The defendant may apply to the court for compensation for the injury caused to him due to the grant of temporary injunction on insufficient grounds. प्लेंटिफ ने इंजंक्शन का एप्लीकेशन मूव किया था, अकॉर्डिंगली इंजंक्शन का एप्लीकेशन उसका अलाउड हो गया, उसने इंजंक्शन ऑब्टेन कर लिया, लेकिन उसके इंजंक्शन ऑब्टेन करने से जो डिफेंडेंट है उसको क्या हो गया, उसको इंजुरी कॉज हो गई, उसकी प्रॉपर्टी को इंजुरी कॉज हो गई, उसको डेफोमेशन हो गया।
ऐसे वक्त में जो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के ऊपर प्लेंटिफ ने इंजंक्शन ऑब्टेन करने में वो सक्सेसफुल रहा है, उस बात के लिए उसको डिपेंडेंट को क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अगर डिपेंडेंट कोर्ट में क्या करा देता है, कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर देता है कि प्लेंटिफ ने इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के ऊपर इंजंक्शन ऑब्टेन किया, जिसकी वजह से डिपेंडेंट को नुकसान उठाना पड़ा। नेक्स्ट इज इफ इट अपियर्स टू द कोर्ट दैट, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ये इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के ऊपर अप्लाई किया गया था और इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के ऊपर ऑब्टेन किया गया, ठीक है, या फिर सूट जो है ऑफ द प्लेंटिफ का वो फेल हो गया और कोर्ट को ऐसा लगता है कि देयर इज नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड्स फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, यानी कोर्ट जो है उसने पाया कि प्लेंटिफ ने झूठा केस फाइल किया था और झूठा केस फाइल करने के बाद में उसने इंजंक्शन का एप्लीकेशन किया और इंजंक्शन ऑब्टेन कर लिया, लेकिन बाद में प्लेंटिफ भी सूट हार गया क्योंकि उसके पास में कोई रीजनेबल या प्रोबेबल ग्राउंड्स नहीं थे सूट फाइल करने के। जब ये बात कोर्ट को पता चलती है तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जो है वो कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकता है डिपेंडेंट को। अब कोर्ट जो है मे ऑन द एप्लीकेशन मूव्ड बाय द डिपेंडेंट, अब डिपेंडेंट ने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया है और कोर्ट डिपेंडेंट के एप्लीकेशन के बेसिस पे अवार्ड कर सकता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी प्लेंटिफ को बोलेगा कि यू पे दिस अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द डिपेंडेंट। अब ये कितना हो सकता है, ये किसी भी अमाउंट से लेके 50,000 रुपए तक के अमाउंट तक हो सकता है, प्रोवाइडेड जो भी कोर्ट कॉम्पनसेशन का अमाउंट दे रहा है वो कोर्ट के अपने पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत होना चाहिए। वंस द कॉम्पनसेशन इज अवॉर्डेड, एक बार अगर कॉम्पनसेशन अवार्ड हो गया इस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 95 के अंतर्गत यदि एक बार कॉम्पनसेशन अवार्ड हो गया तो डिफेंडेंट जो है उसको प्रिक्लूड कर दिया जाएगा कि अब वो कोई फ्रेश सूट फाइल नहीं करेगा प्लेंटिफ के अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन लेने के लिए ऑन द इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इंजंक्शन जो कि प्लेंटिफ ने पहले ऑब्टेन किया था डिपेंडेंट के अगेंस्ट में। तो एक बार कॉम्पनसेशन मिल गया मतलब कि नाउ डिपेंडेंट का जो वो है सेटिस्फाई हो गया, राइट है ना, उसके अगेंस्ट में रॉन्गफुल तरीके से इंजंक्शन ऑब्टेन किया गया था। अब डिपेंडेंट जो है उसने बात कोर्ट में साबित कर दी, उसको जो इंजूरी हुई थी, उसको जो डेफेमेशन हुआ था उस बात के लिए उसको कॉम्पनसेशन भी मिल गया डिपेंडेंट को। अब डिपेंडेंट जो है उसके पास में कोई कॉज या कोई राइट नहीं है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल करने का अगेन क्लेमिंग फॉर कॉम्पनसेशन। नाउ I hope student you have understood the concept. We have covered the temporary injunction, we have covered the injunction, we have covered various kinds of injunction. I hope you have understood